कहानी का स्टार्टिंग हमारे फीमेल लीड सिया को दिखाने से होता है, जो कि अपनी ही मौत की प्लानिंग कर रही होती है और एजेंट से कह रही होती है कि समय रहते वो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल दे। ये सुनकर एजेंट उसे फिर से एक बार सोचने के लिए कहता है, क्योंकि एक बार अगर आइडेंटिटी बदल जाती है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन सिया दोबारा बिल्कुल नहीं सोचती है और कहती है कि आज से 7 दिन बाद जिस दिन मेरे फियांसे की शादी होगी उसी दिन मैं अपने मौत को अंजाम देना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब सिया ये सारी चीजें क्यों कर रही थी ये तो हमें कहानी में आगे ही जाकर पता चलेगा। दूसरी तरफ हम सिया के फियांसे से मिलते हैं, जो कि इस समय शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और सिया के लिए करोड़ों का हार डिजाइन करता है। लोग ये सब कुछ देखकर तो दोनों की जोड़ी को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं। पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ तब से हैं जब से वो 10 साल के थे। फियांसे तो हमेशा उसका ख्याल रखता था और टाइम टाइम पे उसे बहुत सारे महंगे गिफ्ट देता, उसका पूरा ध्यान रखता। सिया भी पीछे नहीं थी, वो भी उसे उतना ही ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए तो जब उसके फियांसे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं, तब वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक किडनी अपने फियांसे को दे देती है, और वो भी उस समय जब वो प्रेग्नेंट होती है। और इस ट्रांसप्लांट के बाद उसका बच्चा खो जाता है। साथ ही उससे पता चलता है कि अब वो दोबारा मां नहीं बन सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड से उतना ही ज्यादा प्यार करती है। दोनों की ही लाइफ एक दूसरे के साथ मस्त चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सिया अपनी शादी की वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, और उसके फियांसे ने वो महंगी ड्रेस अपने हाथों से डिजाइन की होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसका फियांसे उसे काफी समय से चीट कर रहा है। शॉप में हम एक नई लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सुआन होता है, और हमें पता चलता है कि ये तो फियांसे की गर्लफ्रेंड है और इन दोनों का काफी समय से अफेयर चल रहा है। फियांसे सिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपनी कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए वो सुआन को छोड़ नहीं पाता था, और इस समय भी ये दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। और इस समय गलती से सिया उन दोनों को साथ में देख लेती है और जो उसने सपने सजाए होते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसके बाद वो शादी की ड्रेस को लेने से मना कर देती है और घर वापस आने के बाद वो अपने फियांसे को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी, जिसके लिए वो अपनी मौत का नाटक करती है, ताकि जब वो इस सारी चीजें छोड़कर जाए तब उसके फियांसे को पता लगे कि सिया मर चुकी है, और वो भी उसकी गलती की वजह से जिंदगी भर उसे पछतावे में रखना चाहती थी। इसलिए वो ये सारी चीजें प्लान कर रही होती है। अभी यहाँ पे फियांसे आता है, वो उसे देखकर उसके पास आकर उससे माफी मांगने की कोशिश करता है कि कल शॉप में जो कुछ भी हुआ था वो उसे छोड़कर अचानक से चला गया था, इसलिए वो उसे माफ कर दे, और वो काम का बहाना करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसने उसे सुआन के साथ अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए वो इस टाइम उसे कुछ भी पता लगने नहीं देती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए वो आराम करने जा रही है। ये सुनकर वो उसे बाहों में उठाता है और उसे उसके कमरे में लेकर चला जाता है। साथ ही वो सिया का मूड ठीक करने के लिए अगले दिन उसे एक ऑक्शन में ले जाता है और वहाँ की कई सारी खूबसूरत और महंगी चीजों को वो सिया के लिए खरीद लेता है, लेकिन फिर भी उसका मूड ऑफ होता है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे सुआन आ जाती है और सुआन सीधा आते ही फियांसे के बगल में बैठ जाती है और फिर वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है। तभी यहाँ पे एक और नेकलेस को लाया जाता है जिसे प्यार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए फियांसे उसे सिया के लिए खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुआन भी उसे खरीदने की पूरी कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे बोली आगे बढ़ने लगती है और जो नेकलेस 10 बिलियन की होती है उसकी कीमत 2.5 बिलियन तक पहुंच जाती है, और फियांसे उस नेकलेस को सिया के लिए खरीद लेता है और इसके बाद उस नेकलेस को लेने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे सुआन भी उसकी जाती है। तभी सिया के पास सुआन का मैसेज आता है कि वो लोग इस समय पार्किंग एरिया में है, वो भी देखने के लिए जाती है, और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तब वो उन दोनों को साथ में एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हुए देख लेती है, जो कि ये देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। बाद में जब वो फ्रेश होने के बाद बाहर आती है तब फियांसे उसे गले लगाता है और सॉरी बोलते हुए कहता है कि उस नेकलेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसके लिए कोई दूसरा कीमती नेकलेस खरीद लेगा। लेकिन सिया को पता होता है कि उसके फियांसे ने उस नेकलेस को सुआन को ही दिया होगा, इसलिए वो जानबूझकर उसी नेकलेस को लेने के लिए जिद करने लगती है और कहती है कि मुझे शादी के गिफ्ट पे वही नेकलेस चाहिए। तभी यहाँ पे सुआन ऐसा आती है जिसने वही नेकलेस पहना होता है। जैसे सिया उसे देखती है वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर फियांसे गुस्से में सुआन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इस नेकलेस को मैंने तुम्हें दे दिया था, तो फिर इसे पहनकर उसके सामने आने की क्या जरूरत थी। सुआन कहती है कि तुम भी ना बहुत ही ज्यादा सोचते हो, उसने इस नेकलेस को नहीं देखा होगा। वैसे आज मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या आज रात तुम मुझसे मिल सकते हो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि नहीं, वो आज नहीं आने वाला है क्योंकि वो सिया से प्यार करता है। ये सुनकर सुआन उसे कहती है कि अगर तुम सिया से प्यार करते तो मेरे पास नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ सिया घर वापस आती है और उसे पता होता है कि आज रात फियांसे घर वापस नहीं आने वाला है, इसलिए उसकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो सभी को पैक कर लेती है, और साथ ही वो फियांसे के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि वो कितनी ज्यादा पागल थी कि उसने अपने फियांसे से इतना ज्यादा प्यार किया और उसकी सभी पुरानी बातों पे विश्वास कर लिया। ऐसे कहते हुए वो अपनी और फियांसे के साथ की फोटो को जलाती है और उसे फ्लश कर देती है। बाद में वो अपना मूड ठीक करने के लिए घर से बाहर आती है, तब बारिश हो रही होती है और वो अपने फियांसे को याद करके रो रही होती है। ये देखकर उसे भी बुरा लगता है कि वो एक धोखेबाज के लिए आंसू बहा रही है।
इसीलिए वो खुद से डिसाइड करती है कि ये आंसू उसके फियांसे के लिए आखिरी आंसू होने वाले हैं और तभी वो बारिश में कमजोर होते हुए बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसका फियांसे उसके पास होता है, वो उसका ख्याल रख रहा होता है और कहता है कि कल हमारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपना खास ध्यान रखो। तभी बाहर से असिस्टेंट की आवाज आती है और फियांसे को पता चलता है कि सुहान उससे मिलने के लिए आई है। ये सुनकर वो तुरंत कमरे से बाहर जाता है। सिया ने भी वो बात सुन ली होती है, इसलिए वो उन दोनों को देखने के लिए दरवाजे पे आ जाती है। इधर फियांसे सुहान को अपने घर पे देखते ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि सिया हम दोनों को साथ में देख ले, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वो उसे डांट रहा होता है, लेकिन सुहान उसके क्लोज आते हुए उससे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा उससे मिलना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे आई है। ये बात सुनकर तो सिया के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि उसका फियांसे उसे यहाँ तक धोखा दे सकता है। अब सुहा ने सिया को देख लिया होता है, इसलिए वो उसे नीचा दिखाने के लिए और जलाने के लिए और भी बातें उकसाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि सिया ने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वैसे अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन जब मेरा बच्चा इस दुनिया में वापस आ जाएगा तो तुम उसे अडॉप्ट कर लेना और अपनी वाइफ को बताना कि तुमने उसे अनाथालय से अडॉप्ट किया है। इस तरीके से मेरा बच्चा अपने फादर के पास रहेगा और तुम्हारी वाइफ को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया हुआ है। ऐसा कहते हुए उसे अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ सिया ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी शांत रहती है और तभी उसके कमरे में सुहान आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फियांसे तुमसे प्यार नहीं करता है, इसीलिए तो कल शादी होने के बावजूद भी अब भी वो मेरे साथ था, यहाँ तक कि वो अपने घर पे भी मेरे ही साथ रहता है। तो तुम्हें इस बात से ही पता लगा लेना चाहिए था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। और वैसे तुमने मेरे बच्चे के बारे में तो सुन ही लिया होगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हम तीनों के बीच से यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहते हुए वो उसे परेशान करने की पूरी कोशिश करती है। सिया उसकी सभी बातें ध्यान से सुनती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम तीनों के बीच से चली जाऊँ तो ऐसा ही होगा। अचानक से ऐसी बातें सुनकर वो भी सिया के मुंह से तो सुहान हैरान हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद फियांसे सिया के कमरे में आता है और वो उससे बातें करता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि इन दिनों मैंने तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे कैसे प्रपोज किया था? तुमने मुझे प्रपोज करते टाइम ये कहा था कि अगर किसी दिन तुम मुझे धोखा देते हो तो मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। ये बात सुनकर वो अचानक से घबराने लगता है और इसके बारे में सिया से पूछता है। सिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम्हें तो पता ही है कि शादी के टाइम लड़कियां कितने ज्यादा सोचती हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, अब हमें शादी के दिन ही मिलना होगा। अगला दिन शादी का दिन होता है, जहाँ पे सिया ने अपनी वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी होती है, वो किसी और ड्रेस को पहनकर रेडी हो रही होती है। ये देखकर फियांसे उसे पूछता है कि तुमने अपनी वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी? तब वो बताती है कि वो कुछ टाइम बाद पहन लेगी। ये सुनकर वो उसे बड़े ही प्यार से पेश आता है, उसके बालों को कॉम्ब करने लगता है, लेकिन तभी सुहान का मैसेज आता है। ये देखकर वो कंपनी का बहाना बनाता है और कुछ टाइम के लिए यहाँ से चला जाता है। सिया को तो पता ही होता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है और उसके टिकट फाइनल हो चुके होते हैं। उसने जाने की पूरी तैयारी कर ली होती है। इसके बाद वो अपना सब कुछ पैक करती है और एजेंट के पास आती है, जहाँ पे एजेंट उसे एक नई पहचान देता है और बताता है कि वो कुछ ही टाइम में चाइना से उसके पूरे इन्फॉर्मेशन इरेज कर देगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी। साथ ही वो उसे हांगकांग की टिकट देता है और उसका पुराना फोन और नंबर उसे ले लेता है। सिया सब कुछ समझने के बाद अपने एजेंट को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसके अंदर कुछ वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि ये शादी के समय पे चले। और फिर वो इस जगह को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम शादी का हॉल देखते हैं, जहाँ पे फियांसे को सिया के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि वो उसके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रही है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। थोड़ी ही देर के अंदर अब दूल्हा स्टेज पे आ चुका होता है और दुल्हन के लिए सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर दरवाजा ओपन होता है और सामने का नजारा देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने सिया का वकील होता है जो कि उसकी डेड बॉडी को लेकर शादी के हॉल के अंदर एंटर होता है और उसकी मौत के बारे में फियांसे को बताता है। ये सुनकर तो फियांसे को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सारी चीजें हो गई। तभी एजेंट जो कि वकील बनकर यहाँ पे आया होता है, वो बताता है कि आपकी वाइफ काफी समय से डिप्रेशन में थी और उन्होंने आज अपने हाथ की कलाई काट कर सुसाइड कर लिया और अब हम चाहते हैं कि आप उसके डेथ पेपर पे साइन कर दो ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। अब सामने सिया की लाश पड़ी होती है, लेकिन फिर भी फियांसे इस बात पे भरोसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये सिया नहीं हो सकती है। मैं आज सुबह ही उससे मिला था, उसने शादी की ड्रेस पहनने की बात की थी और तो और उसने मेरे लिए सरप्राइज भी तैयार की थी। आखिर वो मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? तभी एजेंट उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि ये आपके लिए, आपको इसे देखना चाहिए। पेन ड्राइव को ऑन किया जाता है, तब पेन ड्राइव के अंदर काफी सारे पिक्चर्स होते हैं, जिसमें फियांसे सुहान के साथ होता है और सुहान
सुआन की काफी सारी चैट्स होती है जिसकी वजह से वो लिया को परेशान कर रही थी। ये सारी चीजें देखने के बाद फियोंसे समझ जाता है कि उसके अफेयर के बारे में सिया को पहले ही से पता था और वो सब कुछ जानती थी कि मैं किसके साथ हूँ, इसीलिए शायद वो मुझसे छोड़ गई। सच्चाई जानने के बाद उसे अपने आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एजेंट बताता है कि आपकी वाइफ का फोन हमारे पास है और उस पे अभी मैसेज आ रहा है, क्या आप उसे देखना चाहोगे? फियोंसे जब सिया का फोन चेक करता है तब वो देखता है कि इसमें भी सुआन का मैसेज आया होता है जो उसे अब भी परेशान ही कर रही होती है, इसीलिए वो उसे कॉल कर देता है। सुआन को पता नहीं होता है कि सामने कौन है, उसे तो हमेशा की तरह लगता है कि वो सिया है, इसलिए वो उसे खड़ी खोटी बातें सुनाना स्टार्ट कर देती है और शादी तोड़ने के लिए कहती है। ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आ रही है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ था। ये सुनकर तो सुआन बेचारी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इन सारी चीजों के बारे में फियोंसे को पता चल जाएगा। आज सिया की यहाँ पे शादी होने वाली थी, लेकिन जब सभी लोग उसकी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब उसे आखिरी विदाई देते हुए फ्लावर उसके पास रखते हैं और जाने लगते हैं। अभी फियोंसे का असिस्टेंट फियोंसे कहता है कि मरे हुए इंसान तो जिंदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से काफी सारी पिक्चर्स वायरल हुई हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो आपकी वाइफ हो सकती हैं। ऐसा कहते हुए वो सिया की बैक वाली फोटो दिखाने लगता है जो कि एयरपोर्ट पे होती है। ये देखकर वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। एजेंट समझाता है कि उसकी वाइफ उसके आंखों के सामने मरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए क्यों जा रहा है जबकि उसने उस लड़की के सामने से तस्वीर भी नहीं देखी है। फियोंसे कहता है कि अगर उसके जिंदा रहने का 1% भी चांस होगा तब मैं फिर भी उसे ढूंढूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये अनाउंसमेंट कर दो कि जिससे भी मेरी वाइफ मिलेगी और उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा मैं उसे 10 मिलियन का इनाम दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उसे ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे ही होती है और उसे भी लोगों से पता चल जाता है कि फियोंसे उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट पे आ रहा है, इसलिए वो अपना फेस कवर करने की पूरी कोशिश कर लेती है। कुछ टाइम के बाद फियोंसे एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और वो सिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। सिया उसके सामने भी होती है लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाता है। वो पूरे एयरपोर्ट को छान मारता है लेकिन कहीं पे भी उसे सिया नहीं मिलती है। अचानक से कोई लड़की आती है और उसे पीछे से हक करती है। उसे ऐसा लगता है कि वो सिया है लेकिन वो तो सुआन होती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने सिया को हमारे बारे में नहीं बताया होता तो उसकी जान नहीं जाती। ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही हुई है। अब एयरपोर्ट पे ये तमाशा हो रहा होता है जिस वजह से सभी को इसके बारे में पता चलता है और जब सिया को भी पता चलता है तब वो भी दूर से ये सारी चीजें देखकर मजे लेने लगती है। जहाँ पे सुआन हमेशा की तरह फियोंसे को फंसाने के लिए अपने बच्चे का सहारा लेती है और उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो सिया के पीछे ना जाए बल्कि उसका ध्यान रखे। लेकिन फियोंसे इस बार उसे साफ साफ क्लियर कर देता है कि सुआन उसके लाइफ में बस एक खिलौने की तरह थी। वो उसे ना ही प्यार करता है और ना ही उसके बच्चे को चाहता है। ये सुनकर तो सुआन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि वो पैसों के लिए सारी चीजें कर रही थी और फियोंसे ने उसे अपनाने से मना कर दिया होता है। वो बार बार अपने बच्चे का यूज करती है लेकिन फियोंसे अपने लोगों से कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसके बच्चे को गिरा दो और साथ ही इसे पनिश करो। सिया ये सारी चीजें देखती है और अपना बदला लेते हुए यहाँ से चुपचाप हांगकांग चली जाती है जहाँ पे वो अपने एक पुराने सीनियर मिस्टर गू से मिलती है जो कि छुप छुप कर उससे प्यार करता था। वो उसके साथ मिलकर फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का फैसला करती है क्योंकि उसे पेंटिंग करना पसंद था और वो काफी अच्छी पेंटिंग भी करती थी। इसमें मिस्टर गू उसका पूरा साथ देता है क्योंकि वो उसे पसंद भी करता था और साथ ही वो भी इसी फील्ड में काम करता था। हाल फिलहाल में उसे एक बड़ा अवार्ड भी मिला होता है वो उसकी पेंटिंग को लेकर और सिया उसे कांग्रेस करती है। मिस्टर गू से कहता है कि अब तुम यहाँ पे आ गई हो तो अच्छी तरीके से अपने काम पे ध्यान दो। ये सुनकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है कि जब वो अपने फियोंसे के साथ थी तब उसके फियोंसे ने उसे पेंटिंग करने से मना कर दिया था और एक सिंपल हाउसवाइफ बनने पे जोर दिया था। उस समय सिया इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि प्यार के चक्कर में उसने अपनी सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे जब मिस्टर गू को वो ऐसा कहते हुए सुनती है उसे काफी अच्छा लगता है। वो अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने की अब पूरी कोशिश करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ फियोंसे की लाइफ से जब सिया चली जाती है तब उसे अपनी गलती का रिग्रेट होता है जिसे भुलाने के लिए वो जाम का सहारा लेता है और हमेशा ही शराब में डूबा रहता है जिस वजह से उसकी खुद की कंपनी बर्बाद होने लगती है। उसका असिस्टेंट बार बार आकर उसे समझाता है कि उसकी कंपनी खत्म हो रही है इसलिए वो अपने काम पे ध्यान दे, लेकिन वो अपनी कंपनी के सारे काम छोड़ देता है और सिर्फ सिया के साथ वाली तस्वीर देखने लगता है। ये सब असिस्टेंट को भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो सिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है और कुछ ही टाइम के बाद उसे हांगकांग से एक तस्वीर मिलती है जो कि सिया की बैक साइड की तस्वीर होती है। लेकिन फिर भी उसे देखने के बाद फियोंसे उसे ढूंढने के लिए हांगकांग पहुंच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो रात चल रहे सभी लोगों से उसकी तस्वीर दिखाता और उसके बारे में पूछता। वो यहाँ पे अपना बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद करता है लेकिन कहीं पे भी किसी से भी उसे सिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। एक दिन अचानक से जब वो ऐसे ही घूम रहा होता है तो वो एक छोटी सी बच्ची से उसे सिया के बारे में पता चलता है। वो बताती है कि उसने इस प्यारी सी लड़की को देखा है, वो हर सुबह वहाँ से गुजरती है। वहीं दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो कि 3 दिन बाद एक कंपटीशन में परफॉर्म करने वाली होती है जिसके लिए वो अपनी पेंटिंग बना रही होती है और इसमें उसका साथ मिस्टर गू दे रहा होता है। उसने लगभग अपनी पूरी
पेंटिंग कंप्लीट कर रही होती है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और जैसे वो बाहर जाती है, बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे होता है, जिसने किसी तरीके से उसका पता लगा लिया होता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो जाने से साफ साफ मना कर देती है। ये देखकर वो थोड़ी सी बदतमीजी करते हुए उसे आगे खींचने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर गू आ जाता है जो कि उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब मिस्टर गू और सिया को साथ में देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों साथ में रिलेशनशिप में हैं, इसलिए जैसे वो कर रहा था वैसे ही उन्हें भी वो समझता है और कहता है कि तुमने भी तो मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर सिया को गुस्सा आ जाता है। वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि जैसा तुम हो बाकियों को वैसा बिल्कुल भी मत समझो। मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद वो कहता है कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी शादी दूंगा। बड़ी सी शादी का लालच देते हुए उसे ऐसा लगता है कि वो शायद सिया को धोखा देने के बावजूद भी फिर से पा सकता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन सिया उसके मुंह पे ही मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही प्यार की वजह से तुम मुझे वापस लेकर जाने के लिए आए हो। तुम तो बस मुझे अपने साथ वापस इसलिए लेकर जाना चाहती हो ताकि तुम्हारे ऊपर जो गंदा चीट करने का गंदा इल्जाम लगा है उसे तुम ठीक कर सको। फियांसे कहता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं भी तुमसे इतने सालों से प्यार कर रही थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। तुमने मुझे बहुत बार धोखा दिया है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फियांसे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू सिया से कहता है कि तुम जैसी हो तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए, किसी और के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। ये सुनकर उसे उसकी पुरानी बात याद आने लगती है, जहाँ पे एक बार सीनियर को किसी ने पीट दिया था, इसलिए वो कोने में बैठकर रो रहा था। तब वो उसके पास आती है और उसे प्यार से समझाती है और तब से ही मिस्टर गू उसे धीरे धीरे प्यार करने लगा था। वो उसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि जो चीज उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, पेंटिंग, उसने वो भी करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। वहीं पे सुहान की हालत इतनी ज्यादा बदतर हो जाती है कि उसे कचरा बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है और तभी वो गलती से सिया को देख लेती है, जिस वजह से उसे सिया पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम फियांसे को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। उसे अपनी कंपनी के लिए नए डिजाइनर की जरूरत होती है और उसके पास सिया का रेज्यूमे आता है, वो भी उसकी पेंटिंग के साथ। जैसे ही वो उसका नाम देखता है वो तुरंत ही इसे स्पॉन्सर कर देता है उस पेंटिंग कंपटीशन में जिसे हाल ही में सिया परफॉर्म करने वाली थी। उस टाइम के बाद सिया अपनी पेंटिंग से उस कंपटीशन को जीत लेती है और वहाँ पे जब वो अपने अवार्ड को लेने का इंतजार कर रही होती है अभी वो वहाँ पे अपने फियांसे को देखती है, जिसे देखकर तो वो उसके साथ बातें नहीं करती है और थोड़ी देर के बाद उसका नाम अनाउंस होता है और उसकी पेंटिंग को सबके सामने लाया जाता है। वो अपनी पेंटिंग से सबका दिल जीत चुकी होती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि इस चीज को उसके फियांसे ने स्पॉन्सर किया है ताकि वो उसके क्लोज आ सके, वो तुरंत ही अपनी पेंटिंग को बर्बाद कर देती है और कहती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक बार खराब हो जाए तो वो दोबारा कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। ऐसा कहती हुए वो प्राइस को भी लेने से मना कर देती है और फियांसे की इंसल्ट करते हुए वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे अपने साथ हुए सभी चीजों का बदला लेने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश करती है। फियांसे और मिस्टर गू से देखकर तुरंत ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुहान उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ मजे किए और उसके बाद मुझसे ही बदला ले लिया, इसलिए मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगी क्योंकि तुम इस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर गू पीछे से हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो फियांसे को उससे दूर रहने के लिए कहता है। सिया भी उसे कहती है कि तुमने अब मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रह जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे पास प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जाकर फियांसे को भी रियलाइज होता है कि उसने सिया को धोखा देकर बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है, इसलिए अच्छा होगा कि वो उससे दूर रह जाए क्योंकि उसने हमेशा ही उससे प्यार किया और उसे बचाने की पूरी कोशिश की। सब कुछ याद करते हुए वो सिया से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया, इसलिए मुझे अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो जाने वाला होता है, लेकिन सुहान तभी एक बार फिर से सिया के ऊपर हमला करती है और ये देखकर फियांसे उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और चाकू लगने की वजह से उसकी वहीं पे ही डेथ हो जाती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए था ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।